सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए मैंने YouTube पर फ्री कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हमारी 25वीं क्लास है और अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 16 चैप्टर ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जो साथी लैब असिस्टेंट भूगोल की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वो 16 चैप्टरों की चॉइस क्लासें नहीं देखी है तो वो पहले देख लेना। और आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थल रूप एवं उनका विकास। देखिएगा, पृथ्वी पर अलग अलग कारकों से अलग अलग प्रक्रियाओं से बहुत सारी स्थल रूप अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे स्थल रूप को इंग्लिश में टोपोग्राफी बोलते हैं या अपन इसको बोल सकते हैं भू आकृतियाँ। ठीक है, तो अब अलग अलग जैसे नदियाँ हैं ये भी बहुत सारे स्थल रूप है उनका निर्माण करती है। इसके अलावा जो हिमानी है, इसके अलावा भौम जल है यानी भूमिगत जल, और इसके अलावा आपकी पवने। अब ये सारे जितने भी कारक हैं ये या तो अपर्दन के माध्यम से कोई स्थलाकृति का निर्माण करेंगे या फिर निक्षेपण के माध्यम से कोई स्थलाकृति का निर्माण करेंगे। तो अपन को यही पढ़ना है। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिसमें नदी द्वारा कौन सी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है और कौन सा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे आपको। और साथ में आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें प्राकृतिक तटबंध जो कि नदी निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है उसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले अपन नदी निर्मित भी बोल सकते हैं इसको, या प्रवाहित जल के द्वारा भी निर्मित स्थलाकृतियाँ बोल सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो प्रवाहित जल है उसके 2 मुख्य रूप होते हैं। एक तो सतह पर प्रवाह जिसको ओवरलैंड फ्लो बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि वर्षा के पानी के कारण धरातल पर पानी की सतह के रूप में बहना, ये क्या होता है कि पानी का सतह पर प्रवाह। उसके अलावा देखो, ये जो सतह पर प्रवाह होता है पानी का, ये वास्तव में क्या करता है, परत अपर्दन करता है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा जो प्रकार है वो आपका है प्रवाह का रैखिक प्रवाह। इसमें क्या होता है कि जो जल होता है वो घाटियों में, नदियों या फिर सरिताओं के रूप में बहता है पानी, ये कहलाता है रैखिक प्रवाह। जैसे रैखिक प्रवाह के उदाहरण में नदी या सरिता एक ही बात है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, अब जितने भी अपन जो कारक पढ़ेंगे मैंने ऊपर भी आपको बताया, जैसे एक कारक है प्रवाहित जल, ये क्या करेगा, अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण करेगा, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करेगा, जो कि आज अपन को पढ़ना है। और आज की इस क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, नदी निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिसमें सबसे पहले अपर्दनात्मक और उसके बाद में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले नदी की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं कि नदी की 3 अवस्था होती है, युवावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर नदी है वो बूढ़ी हो जाती है तो वृद्धावस्था। अब इन तीनों में क्या क्या महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो नदी करती है, इस पे अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं युवा अवस्था यानी यंग एज में नदी है वो क्या क्या करती है। तो यंग एज की नदी है वो वी आकार की घाटी है वो बनाती है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे वी आकार की घाटी बनाती है। और इसके अलावा देखिएगा, ये युवा अवस्था में नदी है वो ज़्यादातर आप देखेंगे पहाड़ों में क्या करती है, अपना बहाव है इसका होता है, इस कारण चट्टानों के कारण ये ज़्यादा अपर्दन नहीं कर पाती है और न ही ज़्यादा दूर में बह पाती है। तो इनके द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं वो बहुत ही संकरे यानी बहुत ही पतले यानी चौड़े कम, और इसके अलावा अनुपस्थित भी होते हैं, यानी कई बार तो बाढ़ के मैदान बनाती नहीं है। इसके अलावा देखो, नदी अपनी घाटी में अधिक कटाव करती है, ये बात याद रखिएगा। युवा अवस्था में नदी क्या करती है, लंबवत अपर्दन करती है, या इसको अपन बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर अपर्दन है वो करती है। जबकि आगे अपन पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था में क्षैतिज अपर्दन है वो नदियाँ ज़्यादा करती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बात लिखी हुई है कि विसर्प की तली में गहराई बढ़ने से जलप्रपात और छिप्रिकाएँ बनती हैं। अब ये दोनों ही स्थलाकृतियाँ आप देखेंगे, जलप्रपात और छिप्रिकाएँ, ये आपकी नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। तो यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन आता है कि छिप्रिकाएँ किसके द्वारा निर्मित स्थल रूप है, तो नदी द्वारा। और उसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि अपर्दनात्मक है या निक्षेपणात्मक, तो आप कहेंगे अपर्दनात्मक। ठीक है, विसर्प का मतलब
यानी नदी है वो सांप की तरह ऐसे बहती है। और जब ये अपनी तली को बहुत ज़्यादा गहरा कर लेती है, यानी अपरदन के माध्यम से इसकी तली बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, तो जल सीधा का सीधा ऐसे नीचे गिरता है, तो वो जलप्रपात। और इसके अलावा मैं आपको छिप्रिकाओं के बारे में आगे बताऊंगा, एक बार यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। अब देखिएगा दूसरी जो अवस्था आती है नदी की, वो आती है प्रौढ़ा अवस्था। इसमें नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और ये कई सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है। अब देखो युवा अवस्था में मुख्य रूप से नदी है वो पहाड़ों में क्या है बहती है, और पहाड़ों में वो अलग अलग धाराओं के रूप में बहती है। जब वो मैदान में या अपन कहें कि जो नदी की प्रौढ़ावस्था है मैच्योर हो जाती है, तो इसमें जो अलग अलग धाराएं थी वो एक हो जाती है और जल है वो बहुत अधिक हो जाता है, और इसमें कई सहायक नदियाँ भी आके मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो वी आकार की घाटी है, वो युवावस्था में तो अपरदन ये कम करती है, लेकिन धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था तक आते आते ये वी आकार की जो घाटियाँ हैं इनको और गहरा कर लेती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि वी आकार की घाटियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो नदी के द्वारा किया जाता है। जबकि आगे आएगा यू आकार की घाटी, तो यू आकार की घाटी है वो हिमानी से बनती है। ये दो बेसिक बातें आपको यहीं पे बता दिए, आगे और बताऊंगा। अब देखिएगा इसके अलावा कि समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त होने लगते हैं प्रौढ़ावस्था में, ये भी बात है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जब प्रौढ़ावस्था में आती है तो ये जलप्रपात और छिप्रिकाएँ जो कि आपको नजर आ रही थी युवावस्था में नदी इन स्थल रूपों का निर्माण करती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में आते आते ये स्थलाकृतियाँ भी लुप्त होने लगती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चरण में क्या होता है, नदियाँ पार्श्व अपरदन करती है, लेटरल इरोजन करती है, यानी किनारों पे। युवावस्था में तो क्या करती है कि जो अपनी तली है उसको गहरा करती है, जिसको अपन ने ऊर्ध्वाधर नाम दिया, यानी ऊर्ध्वाधर अपरदन करती है। जबकि प्रौढ़ावस्था में ये क्या करती है, किनारों को क्या करती है, अपरदित करती है। इससे क्या होती है, घाटी चौड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, गहरी कम होती है, क्योंकि ये अपरदन कैसा कर रही है, किनारों पे अपरदन कर रही है। अब देखिएगा नदी क्या आती है, वृद्धावस्था। अब इसमें नदियाँ वो बहुत ही धीमी हो जाती है। इसके अलावा अपरदन का कार्य कम हो जाता है, जबकि निक्षेपण का कार्य वो अधिक हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो वृद्धावस्था में जब नदी है, एक तो देखो फास्ट चल रही है, ऐसे चल रही है, तो नदी क्या करेगी, सीधा चलेगी। अगर नदी बिल्कुल ही धीमी चल रही है तो फिर वो ऐसे चलेगी, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। दूसरी बात कि वो पहाड़ों में होती है तो कटाव कम कर पाती है साइड से, तो इसलिए वो सीधा ही बहती है। लेकिन मैदान में आती है तो अपरदन के माध्यम से ये इस प्रकार चलती है, जिसको अपन बोलते हैं विसर्प, यानी नदी विसर्प, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मियांडर। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मियांडर स्थल रूप किसके द्वारा निर्मित होता है, या कि नदी द्वारा निर्मित ये जो मियांडर है ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है या फिर निक्षेपणात्मक, तो अपरदनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो वृद्धावस्था में नदी विसर्प का निर्माण करती है। इसके अलावा प्राकृतिक तटबंध, ये पिछली बार क्वेश्चन सीधा पूछा गया था। और इसके अलावा गोखुर झील, ये मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा। और इसके अलावा देखो जब नदियाँ समुद्र में गिरती है तो नदियाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा निक्षेपण अपने साथ लेके आती है, और वो बहुत ही धीमी गति से ये मतलब समुद्र में गिरती है, क्योंकि इसमें निक्षेपण या जो अवसाद होता है वो बहुत अधिक होता है, और ये फिर चारों तरफ फैलने लगता है। और ये जब नदी समुद्र में गिरती है तो समुद्र में गिरने से पहले नदी का मुहाना होता है, ठीक है, यानी जहाँ पे नदियाँ समुद्र में गिरती है उसको नदी मुहाना बोला जाता है। तो नदी मुहाने पर जब ये जो नदियाँ अवसाद लेकर आ रही है वो अगर त्रिभुजाकार आकृति में निक्षेपित करती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण है वो नदियों द्वारा किया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे वाटरफॉल, आप देख लो कि ये एकदम नदियाँ बह रही है और अधिक अपरदन हो गया तो उसके कारण नदियों का जल सीधा ही नीचे गिरने लगता है, तो वो वाटरफॉल होता है। इसके अलावा गोर्ज और कैनियन अपन आगे बात करेंगे। ये वी शेप की घाटी होती है, यानी नदियाँ दो पहाड़ों के बीच में ऐसे बहती है और अपरदन करती है, तो ये वी आकार की मतलब घाटी बनती है, तो इसको वी शेप वैली कहा जाता है। इसके अलावा ये देखो मियांडर, यानी नदी है वो सांप के जैसे चलती है, ये चित्र यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद में देखो यहाँ पे मान लो ये नदी आपकी ऐसे बह रही थी, लेकिन अब बाई चांस ये नदी ऐसे बहने लगी, तो ये भाग है वो अलग हो जाता है और ये कहलाती है ऑक्सबो लेक,
यानी जैसे जो बेल होता है उसके खुर जैसी ये झील आपको नज़र आती है, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। आगे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे चित्र है तो वो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये देख लो रिवर बैंक, अब ऐसे भी लिख सकता है रिवर बैंक। तो आप सोचेंगे रिवर बैंक क्या होता है, तो बैंक का मतलब ये रुपए वाला बैंक नहीं, साथ में किनारा भी, मतलब बैंक शब्द है वो किनारे के लिए भी यूज किया जाता है। तो यानी नदियों के किनारे पर जब अवसाद जमता रहता है तो ये क्या बन जाता है, एक प्रकार से तटबंध, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध या रिवर बैंक बोला जाता है। इसके अलावा ये डेल्टा है, जब नदियाँ समुद्र में गिरती है तो इस प्रकार ये देखो त्रिभुजाकार ये निक्षेपण करती है, इसे डेल्टा बोला जाता है। अब देखिएगा अपन एक एक करके अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक जितने भी स्थल रूप हैं, लैंड फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, टोपोग्राफी भी बोल सकते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो अपरदित स्थल रूपों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं घाटियों के बारे में। अब देखो घाटियाँ हैं, उसमें अपन नॉर्मली परिभाषा मैंने आपको बता दी कि घाटी दो पहाड़ों के बीच का भाग होता है जहाँ पर नदी आमतौर पर प्रवाहित होती है और साथ में क्या करती है, अपरदन के माध्यम से इस स्थल रूप का निर्माण करती है। तो अब घाटियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो वी शेप की घाटी होती है, एक आपकी यू शेप की। ये मैंने आपको बताया था कि वी शेप की घाटियाँ नदियों द्वारा, जबकि यू शेप की जो घाटियाँ वो हिमनद या फिर ग्लेशियर जिन्हें अपन बोलते हैं उनके द्वारा, और दोनों ही अपरदन के माध्यम से बनती है। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं गोर्ज और कैनियन के बारे में। ये भी वास्तव में घाटियाँ होती है, लेकिन बहुत गहरी घाटियाँ होती है। यानी नदियों के द्वारा घाटी का अगर बहुत ज़्यादा अपरदन करके उसको गहरा कर दिया जाता है तो वो गोर्ज बन जाता है, और गोर्ज भी अगर बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो कैनियन कहलाता है। एक बार दोनों की परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिएगा गोर्ज तंग और खड़ी किनारों वाली कठोर चट्टानों जैसे ग्रेनाइट से बनी घाटी है, चौड़ाई ऊपर नीचे समान होती है। यानी ऐसे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस प्रकार देखो, ये इस प्रकार होती है, यानी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो लगभग सेम होती है। जबकि यहाँ पे ये तो मान लो गोर्ज है, इसके विपरीत ये आपका होता है कैनियन। इस प्रकार बहुत ही संकरा और इस प्रकार ये सेम में होता है, ठीक है, बहुत ही गोर्ज की तुलना में गहरा होता है, ये कहलाता है कैनियन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिएगा, गोर्ज में मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें होती है साइड में, और यहाँ पे कैनियन में अवसादी चट्टानें वो होती है। और ग्रेनाइट आप सभी को पता है किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ये अपन ने सेल प्रकार एवं विशेषता वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें डिटेल से मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा जो कैनियन है ये गोर्ज से भी गहरा होता है, ये बात याद रखिएगा। और विश्व का फेमस जो कैनियन है वो बनाती है यूएसए में कोलोराडो नदी, और इस कैनियन का नाम है ग्रांड कैनियन। तो अब सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रांड कैनियन जो है ये किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है, तो कोलोराडो नदी के द्वारा। किस देश में, यूएसए में। नेक्स्ट अपन चलते हैं जो और स्थल रूप देखते हैं, जल गर्तिका और अवनमित कुंड। अब इसको इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है। जो जल गर्तिका होती है उसको बोला जाता है पोर्ट होल्स। अब मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा कि नदी है उसकी तली में जब पत्थर छोटे छोटे घूमते हैं वो क्या कर देते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी की तली है, इसमें मान लो ऐसे पत्थरों ने छोटे छोटे छेद कर दिए, तो ये क्या कहलाती है, जल गर्तिका, या इसको अपन बोल सकते हैं पोर्ट होल। तो क्वेश्चन सीधा आएगा जल गर्तिका देने से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जल गर्तिका हमने पढ़ी। लेकिन वो एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक बनेगा तो वो इंग्लिश में नाम देगा कि पोर्ट होल किससे निर्मित स्थल रूप है। ये टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जल गर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्ट होल। अब अपन बात करते हैं अवनमित कुंड की। इसको इंग्लिश में प्लंज पूल बोला जाता है, तो ये नाम भी याद रखेंगे, लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, प्लंज पूल। अब ये प्लंज पूल क्या होता है, तो जलप्रपात जब यानी पानी नीचे गिरता है, मतलब कई बार क्या होता है कि ये नदी ऐसे बह रही है और अपरदन बहुत अधिक कर देती है, तो एकदम ऐसे मतलब इतनी गहरी है वो नदी हो जाती है और फिर ऐसे वापस ऐसे चलती है। तो यहाँ पे जब जल आता है वो अचानक नीचे गिरता है, ये कहलाता है वाटरफॉल यानी जलप्रपात। और देखिएगा जब ये पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पे एक कुंड बन जाता है, इसी को बोलते हैं
अवनमित कुंड या प्लंज पूल। आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जलप्रपात है, यहाँ से पानी गिर रहा है नदियों में, और यहाँ पे देखो नीचे क्या है, कुंड बन गया, इसी को बोलते हैं प्लंज पूल। तो नॉर्मली आपको पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कैसे बनता है, आपसे वो सीधा पूछेगा कि प्लंज पूल किस कारक से निर्मित स्थल रूप है, नदी, ग्लेशियर, पवन निर्मित या फिर आपका भूमिगत जल निर्मित। तो आपको जवाब देना है नदी निर्मित। नेक्स्ट देखिएगा, नदी वेदिकाएं जिनको इंग्लिश में रिवर टेरेस बोला जाता है। यहाँ पे मैं इंग्लिश नाम है उनको हिंदी में लिख देता हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले साथी हैं वो भी समझ सकें। रिवर टेरेस, ठीक है। अब देखो नाम ये नहीं है कि नदी वेदिकाएं आए कि नदी वेदिकाएं किन से निर्मित स्थल रूप है, तो आप कहेंगे नदी, वो रिवर टेरेस भी लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ना होगा साथ साथ में। और ये आप देखेंगे ये सीढ़ी नुमा अपरदनात्मक स्थल रूप है जो कि प्रवाही जल या फिर नदी निर्मित है। अब इसमें देखिएगा, अब इसके दो प्रकार हैं, एक तो युग्मित वेदिकाएं और एक अयुग्मित वेदिकाएं। लेकिन ये प्रकार समझने से पहले आप एक बार इसका चित्र देख लो कि इस प्रकार ये सीढ़ी नुमा जब नदियाँ अपर्दन करती है तो इस प्रकार ये स्थलाकृति बनती है। जैसे ये देखो सीढ़ी नुमा आपको नज़र नहीं आ रही, ये सारी क्या हैं आपकी नदी वेदिकाएं, ये दोनों ओर बनती है। अब इसमें देखो कि दोनों ओर अगर समान ऊंचाई हो तो वो तो युग्मित वेदिकाएं होगी। मान लो दोनों ओर असमान ऊंचाई हो, यानी जैसे एक ये सीढ़ी नुमा संरचना इस प्रकार बन रही है, ये ज़्यादा ऊंची है जबकि इधर वाली ये आप देखेंगे ये इधर नीचे है, तो ये तो होगी अयुग्मित वेदिकाएं। जबकि जब दोनों ये समान होगी इस प्रकार, मान लो इस प्रकार, यानी ये इस प्रकार दोनों तरफ एकदम समान ऊंचाई पे है, तो ये कहलाएगी आपकी युग्मित वेदिकाएं। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि नदी वेदिकाएं हैं, वो अभी नाम से ही पता चल रहा है नदी वेदिकाएं। इंग्लिश में भी लिखेगा रिवर टेरेस तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ रिवर का मतलब नदी, तो ये नदी निर्मित स्थल रूप है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सीढ़ी नुमा है और कैसा है, निक्षेपणात्मक या अपर्दनात्मक, तो अपर्दनात्मक। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं छिपरिकाएं और जलप्रपात। जलप्रपात मैंने आपको बता दिया है, जब नदी खड़ी ढलान से नीचे गिरती है तो जल भी नीचे गिरता है, तो वो क्या कहलाता है, वाटरफॉल। अब देखिएगा एंजिल जलप्रपात, ये यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट मैंने जोड़ा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछने को एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये आपका एंजिल वाटरफॉल है, जो कि कहाँ पे, वेनेजुएला में। और इसकी अपन बात करें ऊंचाई कितनी है, तो 979 मीटर ये ऊंचा है। ये नॉर्मली आपको एडिशनल फैक्ट के रूप में और इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। छिपरिकाएं देखो जिनको इंग्लिश में रेपिडस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है रेपिडस। तो रेपिडस का मतलब क्या है कि आप देखिएगा जब ऐसे नदियाँ बह रही है, अब इस नदी की तली में बहुत सारे पत्थर हैं, ठीक है। अब ये नदी यहाँ से बहेगी तो इस प्रकार ये नदी उछल उछल के बहेगी, तो ये कहलाती है आपकी छिपरिकाएं। यानी नदी मार्ग के वह भाग जहाँ पे कठोर चट्टानों के होने के कारण पानी उछलती हुई गति के साथ बहता है। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा या आपके सामने रील वगैरह में आ गया होगा, तो वो क्या होती है, छिपरिकाएं या रेपिडस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संप्राय मैदान। अब ये इंपॉर्टेंट है सबसे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेनी प्लेन। ये सीधा क्वेश्चन आएगा, पेनी प्लेन। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि संप्राय मैदान, मैदान तो कैसे बनते हैं कि नदियाँ जब जलोढ़ मृदा लाके जमाती है, इसका मतलब ये निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। नहीं, ये अपर्दनात्मक स्थल रूप है। यानी नदियाँ क्या करती है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये ऊंचा भाग है, ठीक है, ये मतलब ऊंचा भाग है, यहाँ से नदी गुजर रही है, तो नदी ने समय के साथ अपर्दन करते 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 इसको अपने तल के अकॉर्डिंग लेके आ गई, तो ये वहाँ पे क्या हो गया, अपर्दन के रूप, यानी अपर्दन के फलस्वरूप क्या बना, ये मैदान बना, और ये कहलाता है आपका पेनी प्लेन या संप्राय मैदान। अब देखिएगा दूसरी बात, जब नदी ने ये इतना अपर्दन किया तो कुछ आप देखेंगे कि जो छोटी मोटी जो कठोर चट्टानें थी वो यहाँ पे रहेगी इस प्रकार, ऐसा हो सकता है, तो ये कहलाती है मोना डनोक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोना डनोक। तो आपसे पूछ लेगा मोना डनोक क्या है, तो आप कहेंगे मोना डनोक जब
नदियों के द्वारा अपरदन के माध्यम से समप्राय मैदान का निर्माण किया जाता है, तो उस टाइम कुछ कठोर चट्टानें वो यहाँ पे नुकीली संरचनाओं के रूप में दिखती है इस मैदान में, उन्हीं को मोना डनोक कहा जाता है। ये बात मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि समप्राय मैदान क्या होता है और मोना डनोक क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये बात मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी कि समप्राय मैदान पर स्थित ऊंची चट्टानी संरचनाएं जो छोटे अवशेष के रूप में बची रहती है वो कहलाती है मोना डनोक। नेक्स्ट देखिएगा, ये टोटल 8-9 जो स्थल रूप थे वो नदियों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप थे। अब अपन पढ़ते हैं निक्षेपणात्मक स्थल रूप। ठीक है, तो पहला आता है जलोढ़ शंकु, दूसरा आता है जलोढ़ पंख। इनको एक साथ ही याद करना है। अब देखो, जलोढ़ का मतलब नदियों के द्वारा जो अवसाद वगैरह लेके आती है उसी को जब ये जमा देती है तो उसको अपन जलोढ़ मृदा के रूप में जानते हैं। तो ये जब शंकु के शेप में ये डिपॉजिट करती है तो इसको अपन जलोढ़ शंकु, और कई बार ये फैन पंखानुमा आकृति का भी निर्माण करती है तो उसको जलोढ़ पंख है वो कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का जो निर्माण है वो हमेशा याद रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके गिरिपाद क्षेत्र में स्थित होगा, यानी उनके पैरों में। जैसे ही जहाँ पे ये पर्वत खत्म हो रहे उनके इधर ये भाग क्या कहलाता है, गिरिपदीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे गिरिपदीय क्षेत्र में इनका निर्माण होता है। ये देख लो, पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान में प्रवेश करते समय कम गति के कारण अवसादों का गिरिपाद क्षेत्र में जमाव होता है। ठीक है, ये वास्तव में क्या होता है, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख, यानी जब पंखे नुमा आकृति में जमाव होगा तो उसको जलोढ़ पंख बोला जाएगा, अगर कोन शेप में शंकु शेप में तो वो जलोढ़ शंकु। अब देखिएगा यहाँ पे शंकु की बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में ये तीव्र ढाल वाले होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें कि ये पंख हैं वो आर्द्र क्षेत्रों में क्या होते हैं, मंद ढाल वाले होते हैं। ये बात भी आपको बेसिक रूप से याद रखनी है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उच्च शंकु बनते हैं, जबकि तीव्र और आपकी बात करें ढाल वाले होते हैं, जबकि आर्द्र वाले क्षेत्रों में जलोढ़ पंख मंद ढाल वाले होते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जल वितरिकाएं पंख से बहने वाली कई शाखाओं में बटी नदियाँ। तो ये जल वितरिकाओं की एक छोटी सी परिभाषा है, वो आपको याद रखनी है कि जलोढ़ पंख से बहने वाली नदियाँ कम ढाल और कम गति के कारण अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन्हीं शाखाओं को अपन बोलते हैं जल वितरिकाएं। ये वास्तव में किसके कारण बनती है कि जो जलोढ़ पंख होते हैं यहाँ पे अवसाद का जमाव होता है जलोढ़ पंख के रूप में, और जब ये बहती है ना तो इसकी कम ढाल और गति के कारण ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, तो जल वितरिकाएं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा डेल्टा, ये भी निक्षेपित स्थल रूप है नदी द्वारा निर्मित, और ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अभी मैं आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में स्थित है, और ये कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिएगा कि जलोढ़ पंख मैदान में बनते हैं जबकि डेल्टा मुहाने पर बनता है। ये दोनों बातें नॉर्मल सी आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिएगा कि बाढ़ के मैदान। अब बाढ़ के मैदान भी नदी निर्मित यानी निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। मंद ढाल पर नदी की गति कम होने से भारी पदार्थ जैसे बजरी, रेत, इनका निक्षेपण होता है और ये बाढ़ का मैदान का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा जहाँ पे वर्ष भर नदियाँ हैं वो नई मिट्टी डालती है तो वो सक्रिय बाढ़ के मैदान होंगे, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो नदी के तट से दूर है और वहाँ पे बाढ़ यानी नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी बहुत कम पहुँचता है, तो वो कहलाते हैं असक्रिय बाढ़ के मैदान। तो ये तो कोई मतलब याद रखने वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल है, समझ में आपके आ गई होगी। अब अपन चलते हैं आगे। ये आता है प्राकृतिक तटबंध और नदी रोधिकाएँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, प्राकृतिक तटबंध को इंग्लिश में नेचुरल लीव बोला जाता है, लीव्स, या फिर इसको बोला जाता है आपका रिवर बैंक। तो ये दोनों नॉर्मल सी आपको पढ़ने पे पता चल जाएगा। तो ये देखिएगा, प्राकृतिक तटबंध क्या होता है कि बाढ़ के समय अवसादों का किनारों पर समानांतर कटक के रूप में जमाव,
यानी आपने नदियों के किनारे देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, प्राकृतिक तटबंधी होते हैं कि ये बाढ़ के समय जो अवसाद आता है वो धीरे धीरे किनारों की तरफ जमता जाता है और वो धीरे धीरे किसका निर्माण हो जाता है, प्राकृतिक तटबंध का। अब देखो नदी रोधिकाएं, जिनको इंग्लिश में पॉइंट वार बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट वार या नदी रोधिकाएं क्या है। तो इसको समझिएगा कि विसर्प के अवतल ढालों पर जमा होने वाले तलछट से बनी संरचनाएं, इन्हें विसर्पी रोधिका भी कहा जाता है। देखिएगा जब नदियाँ सर्प की तरह चलती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नदी विसर्प या मियांडर। तो ये देखिएगा, अब मियांडर में एक तो अवतल ढाल होता है, एक उत्तल ढाल होता है। तो ये कौन सी ढालों पर नदी रोधिकाओं का निर्माण हो रहा है, अवतल ढालों पर। यानी अवतल ढालों पर जब तलछट का जमाव होता है तो ये नदी रोधिकाएं बनती है, पॉइंट बार का निर्माण होता है, या फिर इनको कहा जाता है विसर्पी रोधिकाएं। तो ये तीनों बातें आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बात करेंगे नदी विसर्प पे, मियांडर पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने आपको नदी वेदिकाएं पढ़ाई थी उसी जगह एक बात नोट करके आप लिख लेना, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए। यहाँ पे नदी वेदिका जैसी एक संरचना और होती है, उसका नाम है संरचनात्मक पीठिकाएं। ये याद रखिएगा, संरचनात्मक पीठिकाएं मतलब नदी वेदिकाओं जैसी संरचना है, ये भी नदी के द्वारा अपर्दित स्थल रूप है, संरचनात्मक पीठिकाएं। तो आप याद रखिएगा, इनको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रक्चरल बेंचेज। ठीक है, पीठिकाएं मतलब बेंच, जैसे अपन कॉलेज में या आपने देखा होगा क्लासों में स्कूल की बेंच रहते हैं, इसी प्रकार ये स्थलाकृति बनती है। और ये वास्तव में कैसे बनती है कि जब कोमल और आपकी जो कठोर चट्टानें होती है वो समानांतर ऐसे होगी, और उसके बाद में जब नदी का जल आएगा तो वो कोमल जो चट्टान है उनको अपर्दित के माध्यम से साथ में ले जाएगा, तो एक सीढ़ी नुमा संरचना जैसी बनेगी, वो कहलाती है संरचनात्मक पीठिकाएं। जैसे कॉलेज या स्कूल में आपने देखी होगी लाइन बाज बेंच है वो पड़ी रहती है, उसी प्रकार की संरचना बनती है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब अपन चलते हैं नदी विसर्प पे। नदी विसर्प है वो क्या होते हैं, तो ये देख लो, यहाँ पे नदी जब सर्प के रूप में बहती है, यानी नदी विसर्प एक ऐसी नदी की संरचना है जो विस्तृत बाढ़ और डेल्टा के मैदानों में बनती है, जहाँ पे नदी है वो सांप की तरह एक सर्पिल रूप में क्या है, बहती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वास्तव में कोई स्थल रूप तो है नहीं कि नदी ऐसे बह रही है ऐसे, मतलब सांप की तरह, तो ये कोई स्थल रूप का तो निर्माण नदी ने नहीं किया, लेकिन ये वास्तव में एक नदी का चैनल ही मानो कि नदी के द्वारा एक ऐसे बहना है वो संरचना बनाती है। अब देखो ये कैसे बनता है, इसके 3 मेजर कारण हैं। एक तो है ढाल में कमी, यानी नदियाँ वो प्रौढ़ावस्था में होती है तो उनकी ढाल में कमी होती है। दूसरा वो पार्श्व अपरदन ज़्यादा करती है, और इसके अलावा कोरियोलिस बल है, ये भी जल के मार्ग का विक्षेपण बनता है। ये कोरियोलिस बल है, उसके बारे में आप देखेंगे एक क्लास में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अपन स्थल रूप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ढाल में कमी मैं एक बार आपको समझाना चाहूँ तो ढाल में कमी, जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल है उनका कम हो जाता है, और ये नदियाँ ढाल जैसे कम होगा तो टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है, तो इससे क्या होता है, नदी विसर्प का निर्माण होता है। अब देखो, एक तो अपने जहन में सोचो कि नदियाँ पहाड़ों में बह रही है, तो पहाड़ों में बह रही है तो चट्टानें होंगी आसपास, तो ये टेढ़ा या मतलब इधर उधर नहीं चल सकेगी, यानी सांप की तरह तो नहीं बहेगी, एक सीधी धारा में पहाड़ों में बहेगी। जबकि जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है तो इनका ढाल भी कम हो जाता है और अपरदन भी ये साइडों में करती है, तो ये नदी सांप की तरह चलने लगती है। ये दूसरा पार्श्व अपरदन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अपन बात करें कोरियोलिस बल, तो ये आपको मैंने बता दिया, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिएगा 2 महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका आता है नदी विसर्प में अवतल किनारा, और एक आपका आता है उत्तल किनारा। मैंने ऊपर भी आपको थोड़ा सा जिक्र किया था, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपका कौन सा किनारा है, अवतल किनारा। ये दोनों बातें नोट करके आप लिख लेना, एक उत्तल किनारा। अब याद रखिएगा हमेशा कि जो इसका अवतल किनारा है उस पर निक्षेपण होता है, ठीक है, यानी अवतल जो किनारा होता है जो कि
अंदर की तरफ होता है उसी को बोला जाता है अवतल किनारा। यानी जैसे नदी है वो सांप की तरह चल रही है तो अंदर वाला जो किनारा है वो अवतल किनारा कहलाएगा और यहाँ पे सक्रिय निक्षेपण होता है। जबकि उत्तल किनारा यानी जो नदी विसर्प के रूप में चल रही है तो बाहर वाला जो किनारा होता है यहाँ पे क्या होता है, अपर्दन होता है या आप कह सकते हो कटाव होता है। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, आ सकता है कि नदी विसर्प के दौरान अवतल किनारे पे कौन सी घटना होती है, निक्षेपण की या अपर्दनात्मक अपर्दन की या फिर दोनों, तो आप कहेंगे निक्षेपण की घटना होती है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक चित्र भी आपके सामने बनाया है। ये बाहर वाला आप देख रहे हैं, ये वास्तव में आप देखेंगे ये बाहर वाला नहीं है लेकिन अंदर वाला है। तो यहाँ पे ये क्लिफ स्लोप बनते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका ये अवतल जो होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव, ये आप देखो कॉनकेव है, यहाँ पे क्या बनते हैं, क्लिफ स्लोप का निर्माण होता है। और जबकि स्लिप ऑफ स्लोप का निर्माण है वो आपका उत्तल किनारे पे यानी कॉन्वेक्स किनारे पे होते हैं। तो ये नोट करके बात आप लिख सकते हो। यानी ये दो ढाल है, यानी एक तो है अवतल किनारा और एक आपका है उत्तल किनारा। अब याद रख लेना जो अवतल किनारे पर ढाल बनता है उसको बोला जाता है क्लिफ ढाल, जबकि जो उत्तल किनारे पे बनता है उसको कहा जाता है आपका स्लिप। दिख रहा होगा आपको, क्या कलर चेंज करूं, चलो मैं रेड से लिख देता हूं, स्लिप ऑफ ढाल। तो ये दोनों बातें नॉर्मली ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नदी विसर्प इंग्लिश में इसको मियांडर बोलते हैं। कई बार वो नदी विसर्प नहीं देता, नदी विसर्प से तो आप समझ जाते हो कि हाँ नदी निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, ये आपका वास्तव में वो देता है मियांडर। तो अपन सोचते हैं मियांडर क्या होता है, तो आपने सारी बातें इसी प्रकार पढ़नी है इंग्लिश में भी और आपको हिंदी में भी। अब देखिएगा गोखुर झील या इसको छाड़न झील बोला जाता है या इंग्लिश में अपन बोले ऑक्सबो लेक। ऑक्स का मतलब होता है बुल, यानी ऑक्स मतलब बेल, और मैंने बुल बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। ऑक्स का मतलब बेल और बो का मतलब उसका खुर, यानी उस जैसी ये लेक होती है। अब देखो जब नदी अपने विसर्प को काटकर सीधा बहने लगती है तब बचा हुआ वक्राकार, आप जैसे देख सकते हैं आधा चांद होता है ना, अर्धचंद्राकार, वैसा कुछ शेप होता है या ये देखने में बेल के खुर जैसा लगता है, तो गोखुर झील इसको नाम दिया जाता है। यहाँ पे देख लो ये अर्धचंद्राकार या फिर गाय के खुर जैसा खुरनुमा ये शिलाकृति बनती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये लगभग आप देख रहे हो ऑक्सबो, ये मैंने ऊपर भी आपको चित्र दिखाया था। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, हमारे भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो आपकी इस झील का नाम है कांवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय में। तो आप ये बेगूसराय क्षेत्र है वो आप याद न रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कांवर झील भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये दोनों फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ये देखिएगा हमारा पहला जो अपन पढ़ रहे थे नदी निर्मित स्थल रूप, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों स्थल रूप पढ़ाए हैं। कल अपन देखेंगे ग्लेशियर के द्वारा जितने भी अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनते हैं। अब ये मैं एक साथ आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आपको टाइम मिलेगा कि याद करने में, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ाऊंगा तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा विचलित होगा और थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेस भी आएगा। तो इसलिए आप आराम से चिल मोड में एक ही जो अपन ने आज पढ़ा है नदी निर्मित स्थल रूप, ये याद करना। कल अपन हिमानी निर्मित स्थल रूप पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ना आप न भूलिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो कर देना। और आप इकोनॉमिक्स स्पोर्ट है वो भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर पहले मेंबर भी बन सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखिएगा मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँगा, आप टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। और इंस्टा पे फॉलो क्यों करना है, इसका ये रीज़न है कि जो भी नए स्टूडेंट्स आती हैं वो पहली बार ही कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और मान लो वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी हो, तो उसके बारे में अगर आपको कोई भी गाइड लेनी है या आपको कुछ पर्सनली कोई आपके डाउट्स हो स्टडी रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।